नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार सी क्लास, बेहद खूबसूरत सी क्लास, जिसके माध्यम से आपको संविधान पर मैं बात करने के लिए आया हूं। और आज की वीडियो के बाद आपकी जो नेट ज़्यादा लेने की, यानी जो नेट आपका ज़्यादा लग रहा था, उसकी समस्या पूरी हो गई होगी एप्लीकेशन पर। और अगर मैं बात करूँ कि आपको जो वॉइस मिसमैच हो रही थी उसकी समस्या नहीं होगी, और कई बार वीडियो बीच में रुक रुक जा रहा था, तो वह भी सारी समस्या आपकी यहाँ पर आज निवारण हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, आज मैं संविधान के कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करने के लिए आया हूं जो आपके परीक्षा में आए दिन प्रश्न देखने के लिए मिलते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद के अंदर आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानोगे। और लोकसभा राज्यसभा में कितनी कहां से सीटें ली गई हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित होकर व्यक्ति जाते हैं। उसके अलावा आप संसद की कुछ ऐसे टर्म्सों को, ऐसे शब्दों को जानोगे जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तब मैं संसद पर आगे धीरे धीरे लोकसभा के बारे में संपूर्ण रूप से बात करूंगा, राज्यसभा के रूप में संपूर्ण रूप से बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो संसद होता है वह 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। हमारा जो पार्लियामेंट है, एक तरफ उसे हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संपूर्ण भारत का संसद बनता है। अगर हम आज संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको ज्यादा समय ना जाया करते हुए आज अपने इस चार्ट पर लेकर आता हूं जो बड़ा शानदार सा है। उम्मीद करता हूं कि यह चार्ट आपको दिख जाना चाहिए। अगर नहीं भी दिख रहा है किसी भाई को, तो वो बिल्कुल भी समस्या ना ले, आपको दिखेगा नहीं तो सुनने के लिए जरूर मिलेगा, और अगर सुनने के लिए मिलेगा तो समझो फिर सुनकर ही आप काम चला सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताने के साथ साथ पीडीएफ जब दूंगा तो पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। बड़ा शानदार सा चार्ट है। ये चार्ट अपने दिमाग के अंदर पहले तो तुमको लगाना है, फिर आपको नोट्स के अंदर भी होना चाहिए। और अगर नोट्स और दिमाग के अंदर, दोनों के अंदर छप गया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां से आपको चाहे प्रश्न पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि कहां से कितनी सीटें लोकसभा में होती हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, और आपके नॉलेज में होना भी चाहिए। देखो प्यारे दोस्तों, देखिए हमारा यहां पर है संसद। क्या है? संसद, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हो। और संसद के वैसे तो आप जानते हो कि 3 सदन होते हैं। आशा करता हूं दिख रहा होगा, आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो नोट्स में मिलेगा, सुनिएगा। संसद जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पार्लियामेंट होता है, इसका वर्णन जो किया गया है संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, यानी 79 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाए संसद के बारे में हम कहां देखने को पाएंगे, तो 79 अनुच्छेद आपको संसद के बारे में बताता है। इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी देखो, देश के अंदर जितने भी कानून बनेंगे, देश के अंदर जो भी चीज हमें करनी होगी, देश के अंदर जो भी हमें चाहिए, जो कानून व्यवस्था होती है, पूरा का पूरा कार्य संभालने का काम कौन करता है? संसद करता है। और संसद के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो राज्यसभा में कुछ लोग बैठेंगे, एक लोकसभा में कुछ लोग बैठेंगे, और ये दोनों मिलकर काम करेंगे। और जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो वो देश के लिए कानून बन जाएगा। बिल्कुल एकदम देसी चीजों में समझो बातों को। देश के लिए जब भी कोई कानून बनता है तो दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो कानून भारत के अंदर लागू हो जाता है। अब यहीं पर समझ में बनाना है हमें, आखिरकार लोकसभा किस तरह से काम करती है, राज्यसभा किस तरह से काम करती है, इनके अंदर बैठने वाले कौन लोग होते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लोकसभा में बैठने का काम जो करते हैं, जैसे आप ऐसे समझो नरेंद्र मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, वो लोकसभा के अंदर बैठने का काम करते हैं। तब हम आगे लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अभी जब मैंने आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया था, तो प्रधानमंत्री में मैंने आपको यह चीज क्लियर कर दी थी कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनेगा, जो बहुमत दल की पार्टी होगी, वही व्यक्ति अपनी तरफ से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए भेजेंगे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। इतना मैंने बताया था। लेकिन अब हम पार्टिकुलर एक एक सदन की बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अलावा मैंने आपसे कहा कि लोकसभा, और आपसे मैंने कहा यहां पर राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बना है सर? इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बना है। अगर मैंने कहा कि 79 अनुच्छेद में हमारा संसद आता है, तो आप कहोगे सर 80 में आता है हमारा राज्यसभा, और सर 81 में आती है हमारी लोकसभा। याद करने में एक आसानी हो सकती है कि 79, 80,
81, क्योंकि राष्ट्रपति को तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद आपका 52 है। 52 अनुच्छेद में आपका राष्ट्रपति आता है। इस चार्ट को समझ लीजिएगा, आगे आपको बड़ा बड़ा भी क्योंकि बोर्ड पर आ भी नहीं सकता है अगर इसको हम जूम करेंगे तो, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें तीनों की तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ पाएंगे। आर्टिकल मत भूल जाना, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में हमारी लोकसभा है, जबकि आप सभी को पता है राष्ट्रपति किसमें है, 52 में राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आइएगा प्यारे दोस्तों, एक और शानदार सा प्रश्न बनता है जिस पर हमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारा जो ये राज्यसभा है और लोकसभा है, एक को इसमें से उच्च सदन कहा जाता है, एक को इसमें से निम्न सदन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा राज्यसभा होगा ना, जो हमारा राज्यसभा होगा ये उच्च सदन होता है। ये कैसा होता है प्यारे दोस्तों, ये उच्च सदन होता है। जबकि हम बात करें, जबकि जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है। बात क्लियर रखना प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सदन निम्न सदन है और कौन सा सदन उच्च सदन है। तो आप क्या कहोगे कि जो राज्यसभा है सर, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है। मतलब लोअर हाउस अपर हाउस कह सकते हैं। जो लोकसभा है ये लोअर हाउस है और राज्यसभा है ये अपर हाउस है। आप इसको किसी भी तरह से याद रखें, लेकिन इसके पीछे का अगर मैं कारण आपसे कहूं कि आखिरकार इनको उच्च सदन निम्न सदन क्यों कहा गया, इसके पीछे 1215 का वह मैग्ना कार्टा, जो किसी समय मैंने आपको बताया था जब वहां की जनता ने अधिकार मांगने शुरू कर दिए थे तो एक परिपत्र जारी किया गया था जो कि वहां का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैं आपको सारी बात बता चुका हूं ब्रिटेन के बारे में। तब मैंने आपको इतना बताया था कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए लोग होते थे और राज्यसभा के अंदर वह लोग बैठते थे जो इनके परिवार के लोग होते थे, इसलिए इसको उच्च सदन नाम दिया जाता था और जनता के द्वारा जो बैठे हुए लोग होते थे उनको निम्न सदन नाम दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अगर प्यारे दोस्तों राज्यसभा के बारे में पहले हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो समझिएगा, जो यहां लिख रहा है मैं बोलूंगा और आपको नोट्स में भी मिलेगा। राज्यसभा में दो तरह से लोग चुनकर राज्यसभा में आकर बैठते हैं। एक तो सर हम कह सकते हैं कि जो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हमने इसमें अधिकतम संख्या रखी है, एक तो हमने इसमें अधिकतम संख्या रखी है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अधिक से अधिक कितने लोग जाकर बैठ सकते हैं। एक प्रश्न तो यह बन सकता है। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के अंदर जो अधिकतम सीटों की संख्या है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, वह 250 लोग बैठ सकते हैं। कितने? 250 लोग। और सर वर्तमान में कितने बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा वर्तमान में 245 लोग बैठे हैं। यानी कि आप क्लियर करो इस बात को कि अगर आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएं और दोनों तरह के प्रश्नों में अंतर क्या होगा। पहला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, आप कहोगे सर 250। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 245। क्लियर होनी चाहिए एक एक बात, कब 245 आंसर लगाना है, कब यहां पर 250 आंसर लगाना है। आगे बात समझो मेरी। प्यारे दोस्तों, ये जो 245 सदस्य हैं, ये 245 सदस्य हैं, ये 245 सदस्य दो तरह से चुनकर जाते हैं, दो तरह से राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। या तो ये व्यक्ति मनोनीत होकर जाएं, मतलब राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर दे, या फिर ये व्यक्ति निर्वाचित होकर जाए। और हम बात करें अगर 250 रहेंगे तो 250 भी दो ही तरह से जाकर बैठेंगे, या तो मनोनीत होकर जाएंगे 250 भी, या फिर निर्वाचित होकर जाएंगे। मान लो, अगर मान लो कि सर सदस्यों की संख्या 245 रही, सदस्यों की संख्या 245 रही, तो 245 जब रहेगी तो 12 सदस्य तो मनोनीत होकर जाएंगे और 233 यहां पर निर्वाचित होकर जाएंगे। मतलब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा और ऐसे अन्य 4 क्षेत्रों से चुनकर राष्ट्रपति भेज सकते हैं, जो कि यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर राज्यसभा में बैठेंगे। अगर इनकी संख्या 245 रहेगी तब 233 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। अब इनके बारे में छोड़ो सर, चुनाव कहां से कैसे लड़ेंगे मैं सारा बताने वाला हूं जब राज्यसभा को ही पढ़ेंगे। और 12 सदस्य मनोनीत होकर जाएंगे। कब? जब इनकी संख्या 245 वर्तमान में है। अगर इनकी सदस्य सर 250 हो गई जो अधिकतम है, तब यहां पर 12 सदस्य तो मनोनीत ही रहेंगे, बस ये 233 जो थे ये 238 हो जाएंगे, ये 238 हो जाएंगे। जब 238 हो जाएंगे तो सर राज्यों से कितने जाएंगे, राज्यों से 234 चुनकर जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से हम यहां कह सकते हैं 4 चुनकर जाएंगे। यानी राज्यसभा में हमें दो तरह से चीजें पढ़नी होंगी। एक तो जब अधिकतम होंगे, जब किस तरह से लोग जाकर बैठेंगे। दूसरा, जब सर वर्तमान की संख्या देखेंगे तो वर्तमान में किस तरह से बैठते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य थे, निर्वाचित होकर 233 जाएंगे, मनोनीत 12 होकर जाएंगे। इन 233 में से 229 आज के समय में राज्यों से चुनकर जाते हैं, जबकि 4 हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं।
भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर विधानसभा पाई जाती है। एक है यहां पर दिल्ली और दूसरी है यहां पर पांडुचेरी। यानी कि आप कह सकते हैं सर 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जो राज्यसभा में बैठते हैं उनमें से 3 तो अकेले दिल्ली से हैं और 1 अकेला पांडुचेरी से है। यानी दोबारा इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं, ध्यान से समझो। हमने देखा कि राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है और उच्च सदन कहा जाता है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सर अधिकतम संख्या इनकी 250 हो सकती है। सर वर्तमान में कितनी संख्या है? सर वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है। जब सर 250 चुनकर जाएंगे तो 12 सदस्य सर मनोनीत होकर जाएंगे और 238 सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे। और ये 238 जो होंगे इनमें से 234 सदस्य तो होंगे जो कि हम कह सकते हैं राज्यों से चुने जाएंगे और 4 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। आगे बात करते हैं। अगर इनकी संख्या 245 रही तो 245 रहने पर 12 सदस्य सर रहेंगे मनोनीत 12 सदस्य तो रहेंगे। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे। लेकिन निर्वाचितों की संख्या 233 हो जाती है। 233। अब 233 में से 229 सर राज्यों से वर्तमान में चुने जाते हैं और 4 हमारे ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। उसके अलावा 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने हैं? 4। तो 3 पांडुचेरी से, 3 दिल्ली से और 1 पांडुचेरी से चुने जाने का काम किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स में इसको अच्छे से डलवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने ये समझा कि जब 245 होंगे यानी वर्तमान में 245 है तो किस तरह से चुनकर पहुंचते हैं, और अगर इनकी संख्या अधिकतम 250 जब हो जाएगी तो यह जो 250 होगी यह किस यानी उस समय किस तरह से इनका बंटवारा किया जाएगा, अच्छे से समझोगे। अभी मैं आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं जो आपके दिमाग में उठेंगे। आप चिंता ना कीजिएगा, जो आपके दिमाग के अंदर जो सवाल उठते हैं ना वो मैं पहले से जानता हूं और ये अक्सर अनुभव ऑफलाइन से आ जाता है, क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो मुझे पता है कि अब तक बच्चा क्या प्रश्न यहां से पूछ चुका होता। और अगर मैं आपको इस तरह से भी वीडियो दे रहा हूं तो समझो मैं समझ चुका हूं कि अब आपके दिमाग में प्रश्न क्या उठ चुका है और उस प्रश्न को मैं बहुत जल्दी आपके कीड़े को दबा दूंगा, आएगा यहां पर उस पर मैं बात कर लूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप समझें कि लोकसभा के बारे में बताओ सर, तो देखो अगर लोकसभा के बारे में थोड़ा सा इसे जूम कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा पर तो हमने बात कर ली है। चलो शायद ये हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, इतना भी चल जाएगा, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलो ओके, चलो प्यारे दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा जो होगी प्यारे दोस्तों, लोकसभा जो होगी इस लोकसभा के अंदर कुल संख्या जो होगी वो अधिकतम कितनी रख सकते हो? सर लोकसभा पहली बात तो मैंने आपको बताया 81 अनुच्छेद में है और हम जानते हैं कि लोकसभा में सर अधिकतम संख्या कितनी? अधिकतम संख्या 552 रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं सर? 552 अधिकतम संख्या रख सकते हैं। वर्तमान में कितनी है सर? वर्तमान में है 545। कितनी? 545। अब देखेंगे कि जब अधिकतम होंगे जब किस तरह से चुनकर जाएंगे और वर्तमान में किस तरह से चुनकर जाते हैं। पहले देखते हैं अगर 552 हो गए तो जब किस तरह से चुनकर जाएंगे, आइएगा। 552 जब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों तो 552 में से 2 तरह से हम इन सदस्यों को चुनकर लोकसभा के अंदर लेकर जाएंगे। या तो इन्हें चुनाव लड़ाकर लेकर जाएंगे, मतलब निर्वाचित करके लेकर जाएंगे, या इनको मनोनीत करके ले जाएंगे, तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद को आप आर्टिकल 331 के नाम से जानते हो। ये 331 अनुच्छेद जो है ये दो एंग्लो इंडियनों को लोकसभा के अंदर चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, जो 126वें संविधान संशोधन के द्वारा अब वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये फिर भी हमको लिखना पड़ेगा, आखिरकार ये खत्म कर दिया गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। आप कहेंगे सर एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि जो ऐसे पुरुष जो होते थे जो भारतीय महिला से शादी करे ब्रिटेन के और उनसे पैदा होने वाली संतान एंग्लो इंडियन कहलाती थी। अब ये खत्म कर दिया गया है 126वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये किसमें वर्णित था, तो अनुच्छेद 331 में ये वर्णित था। ठीक है, बात क्लियर है, आइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने कहा कि सर निर्वाचित होकर और मनोनीत होकर जाएंगे, तो मनोनीत का तो आपने बता दिया कि 2 सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन चुन लिए जाते हैं। लेकिन अब ये निर्वाचित जो होंगे 530 होंगे राज्यों से निर्वाचित, 530 होंगे राज्यों से निर्वाचित। और हम कह सकते हैं
यहां पर 20 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित। तो 530 राज्यों से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से, बचे दो एंग्लो इंडियन। टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। तो 500 जब अधिकतम संख्या 552 हो जाएगी हमारी लोकसभा में सीटों की, तब 530 सदस्य राज्यों से चुनकर जाएंगे। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुनकर जाएंगे। तो 530 और 20 550 और 2 जो एंग्लो इंडियन खत्म किए गए हैं उनके बारे में भी अभी हम तो पढ़ेंगे। तो 552 टोटल सदस्यों की संख्या हो जाएगी। अब आपका प्रश्न राज्यसभा में भी एक उठा था और यहां पर भी एक उठ चुका होगा। मैं बताता हूं वो प्रश्न क्या था कि सर, हालांकि आप कहते हैं और आप सभी जानते होंगे कि ये जो सदस्यों की संख्या है ना 552 जो अधिकतम रखी है, इसको 2026 से पहले बदला नहीं जा सकता। मतलब 2026 तक ये सदस्यों की संख्या इतनी ही रखी जाएगी। लोकसभा के राज्यसभा के अंदर इसको 552 से ऐसा नहीं है आप जनसंख्या बढ़ रही है 600 करते हैं। 2026 तक इसको बदला नहीं जा सकता। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, इनको 552 से बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, सर ये बताइएगा कि आपने यहां पर बताया कि जो लोकसभा के अंदर वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545 और अधिकतम हो सकती है हमारी यहां पर 552। ऐसे ही सर आपने राज्यसभा में बताया था कि वर्तमान में तो 545 है और अगर हम वर्तमान में तो 245 है और अधिकतम हम चाहे तो 250 कर सकते हैं। तो सर ये मामला क्या है? आखिरकार ये अधिकतम क्यों हमने नहीं करके रखे, ये खाली क्यों छोड़ा है? आखिरकार हम जब यहां जानते हैं कि 552 तक रख सकते हैं तो हम 545 सदस्यों को क्यों रख के बैठे? तो देखो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो हमारा पीओके है, जो हमारा कुछ ऐसा क्षेत्र है जो हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान में कब्जे में होने के साथ साथ आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत उसको अपना क्षेत्र मानता है और कब्जे में वो पाकिस्तान के में, पाकिस्तान उसे अपना क्षेत्र मानता है। तो भारत ने क्या करके रखा है कि कभी ना कभी हम पीओके को जरूर लेंगे, कभी ना कभी हम पीओके को जरूर लेंगे, और अगर पीओके को हम लेंगे तो वहां से हम चुनाव भी कराएंगे लोकसभा राज्यसभा का, और जब चुनाव होकर आएंगे तो उन सदस्यों को हम कहां बिठाएंगे? उन सदस्यों के लिए सीट अभी से यहां पर छोड़ी गई है, अभी से यहां पर छोड़ी गई है। तो अधिकतम सीटों की संख्या वर्तमान में इसलिए नहीं भरी गई है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र जो विदेशों के अभी कब्जे में है, वह क्षेत्र जैसे ही छूटेगा वहां से चुनाव जीतकर आने वाले व्यक्ति, तब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2026 तक इन सीटों को आप बढ़ा नहीं सकते, और अगर 2026 तक आप बढ़ा नहीं सकते और 2022 में पीओके अगर आ गया होता या 2015 में पीओके भारत में मिल गया होता, तो वहां से चुनकर आने वाले लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य को आप कहां बैठाते लोकसभा में? तब इनके लिए यहां पर भी हमने कुछ सीट छोड़ी है, इसलिए 552 अधिकतम संख्या रखी गई है और वर्तमान में 545 रखी गई है। ऐसे राज्यसभा में 245 वर्तमान में संख्या है, लेकिन अधिकतम 250 हम रख सकते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए ये अधिकतम और निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की संख्या क्यों इनको आखिरकार खाली छोड़ा गया है। ठीक है सर, वर्तमान में इनकी संख्या है 545। कितनी? 545। ठीक है सर, 545 हम इनकी वर्तमान में संख्या मान लेते हैं। निर्वाचित होकर जाएंगे या मनोनीत होकर जाएंगे, ये तो अभी हमने जाना था कि जब 552 हो जाएंगे जब किस तरह से चुने जाएंगे, और ये जानते हैं कि आज के टाइम में कैसे चुने जाते हैं। निर्वाचित होकर जब जाएंगे ये व्यक्ति, मनोनीत होकर तो देखो ये क्लियर है, मैंने आपको बता दिया एंग्लो इंडियन, इनके बारे में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखते हैं वर्तमान में यह व्यक्ति निर्वाचित होकर जब जाते हैं तो निर्वाचित होकर किस तरह से जाते हैं? राज्यों से 530 सदस्य जाते हैं। कितने? राज्यों से 530 सदस्य जाते हैं, जबकि 20 सदस्य हम कह सकते हैं 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाते हैं। तो 530 और 20 550 और 2 एंग्लो इंडियन हम कह सकते हैं 552 यहां पर इस तरह से हो सकते हैं। आइएगा 530 और 13 543 और 2 545। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा, अगर हम बात करें राज्यों से 530 चुनकर जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाएंगे 13 राज्यों से यहां पर चुनकर जाएंगे
530 और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर जाएंगे 13। जब ध्यान रखिएगा कि 13 सदस्य हमारे यहां पर अकेले कहां से चुनकर जाते हैं, यानी कि 7 हमारे यहां पर अकेले दिल्ली से चुनकर राज्यसभा के अंदर बैठते हैं, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में बैठते हैं। दोबारा समझेंगे सारी चीज को। 545 सदस्य वर्तमान में है लोकसभा के अंदर, जो या तो निर्वाचित होकर लोकसभा में बैठते हैं या फिर मनोनीत होकर लोकसभा के अंदर बैठते हैं। वर्तमान समय में राज्यों से निर्वाचित होकर 530 सदस्य जाते हैं। कितने? 530 सदस्य वर्तमान में निर्वाचित होकर जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, जिनमें से 7 दिल्ली से जाते हैं और 6 अन्य से जाते हैं। इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा। ये मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया और अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको जब समझ में आएगा, जब आपको क्या मिलेगा, जब यहां पर आपको पीडीएफ में ये ऐसे ही लिखा हुआ बेहतरीन तरीके से मिलेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा दिखने में हो सकता है कि ये सेट करवाया है तो थोड़ा सा समस्या हो रही हो, एडजस्ट करेंगे। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से, और पीडीएफ आपको वीडियो के साथ भी लगी हुई मिलेगी, क्योंकि कई बार वीडियो के यानी ऐप से आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो मैंने कहा कि मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डेली आपके लिए डालता रहूंगा, वीडियो के साथ भी आपको लगी हुई मिलेगी। चलिएगा, आइएगा। आपने एक बहुत अच्छा सा पड़ाव पार किया है, जो कि हम कह सकते हैं जिसमें हमने सीटों की संख्या को जाना था। वैसे आपसे जो पूछा जाएगा, मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि अधिकतम संख्या कितनी है और वर्तमान में संख्या कितनी है लोकसभा राज्यसभा में। इतना सेट कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे प्यारे दोस्तों बात करते हैं। 2026 वाला पूछा आता है, उसे याद रखिएगा। देखिए, अगर प्यारे दोस्तों मैं लोकसभा के बारे में आज आपसे बात करूं, लोकसभा के बारे में बात करूं, तो लोकसभा के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में आज मैं बात करने के लिए आया हूं जो आपके लिए बड़े ही आवश्यक होते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे प्यारे दोस्तों राज्यसभा के बारे में। पहले बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो जब राज्यसभा के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं तो गौर से सुनिएगा। जो हमारी राज्यसभा है, आपने एक बात तो अच्छी तरह से जान ली है, सर राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। 245 है। और आप एक बात बताओ कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अगर इस बात को आप बता देंगे तो मैं समझूंगा आपने उपराष्ट्रपति बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आप कहेंगे सर राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, और यह पदेन होता है, मतलब इस पद पर यानी कि राष्ट्रपति के जो यहां पर यानी सभापति का जो पद है, ये सभापति का पद पदेन होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? वह डायरेक्ट उपराष्ट्रपति ही होगा, और कोई व्यक्ति इस राज्यसभा का सभापति नहीं बनता। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। तब बात करते हैं आगे। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे मैं कह सकता हूं, ये ऐसा प्रश्न है जो आपसे कई बार पूछा जाता रहा है। आज मैं बहुत सारे ऐसे डाउटों को भी क्लियर करूंगा, जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूंगा तो आप भी उनका आंसर बहुत जल्दी गलत दे देंगे, और परीक्षा में जब भी वो प्रश्न आए हैं, बच्चा हमेशा गलत ही करके आया है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपने कहा कि जो राष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, और प्रश्न इस तरह से पूछता हूं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे देगा, तो जो अधिकतर जानने वाले बच्चे हैं वो तुरंत कहेंगे कि लोकसभा का जो सर अध्यक्ष होगा ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा, ऐसे बोलेंगे। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा। अब मैं उनसे अगला प्रश्न पूछूंगा कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो अपना इस्तीफा किससे देगा, और पेपर में प्रश्न भी ये बनकर आता है कि राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किससे देगा। तो अब अधिकतर बच्चा क्या कहेगा? सर राज्यसभा का जो सभापति होगा अपना इस्तीफा उपसभापति को देगा। अरे मेरे लाल, एक बात बता, राज्यसभा का सभापति है कौन? आप कहोगे सर राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति क्या उपसभापति को इस्तीफा देने के लिए जाता है? आप कहेंगे सर नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि जो राज्यसभा का राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये अधिकतर प्रश्न गलत होने वाला होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा भाषा में नहीं बोलता कि यहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो बच्चा राष्ट्रपति 1 मिनट में लगा देगा। लेकिन प्रश्न किस तरह से घुमाता है कि राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किससे देता है।
राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आप क्या कहेंगे? सर राष्ट्रपति को देता है। गलत मत कर दीजिएगा, सभापति का इस्तीफा उपसभापति को मत दिलवा दीजिएगा, अधिकतर बच्चे इसी को गलत करके आते हैं। प्यारे दोस्तों आइएगा आगे बात करते हैं। जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति है, सभी को अच्छी तरह से पता हो गया होगा। आइए, इसका कार्य क्या होता है सर? ये करता क्या है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर? तो जब भी सदन की कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को संचालित करने का काम करता है। कार्यवाही को संचालित करने का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ये त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये टाइपिस्ट ने भी बहुत अच्छा लिख दिया, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो उसने भी बता दिया उपराष्ट्रपति को देंगे। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देने का काम करते हैं, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देने का काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है? आइएगा देखो, अगर मैं प्यारे दोस्तों आगे बात करूं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मैंने नोट करके आपके सामने लिखा है कि सभापति राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करते हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्रश्न होता है और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो सदन का व्यक्ति सदन में ना होने के कारण, सदन का व्यक्ति ना चुने जाने के कारण, सदन का सदस्य ना होने के कारण भी उस सदन की अध्यक्षता करने का काम करता है। आप क्या कहेंगे कि सर जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा के अंदर यह कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही को संचालित कर सकता है, यहां पर राज्यसभा के अंदर सदन में ना होते हुए भी अध्यक्षता कर सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लिख लीजिएगा इस बात को, हर तरह से प्रश्न प्रयोग करेगा, क्योंकि यहां पर आपको उपराष्ट्रपति लिखकर नहीं देगा कि उपराष्ट्रपति किस सदन में, उपराष्ट्रपति के पास ये कौन सी शक्ति होती है कि वो सदन में नहीं होता और उसकी अध्यक्षता करता है। ये यहां पर सभापति ही लिख कर देगा, सभापति। लेकिन आपको समझना होगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट करनी ही करनी होगी और यहां से बहुत खूबसूरत प्रश्न बना देगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति नहीं लिखेगा, सभापति ही बार बार लिखेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए उपसभापति क्या होता है? एक तो हो गया सभापति, जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा में। देखते हैं राज्यसभा में उपसभापति क्या होता है। उपसभापति तो अधिकतर बच्चे इसी को इस्तीफा दिलवा देते हैं, यानी कि जो हमारे सभापति होते हैं उसका इस्तीफा इसको दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है बात करते हैं। आइएगा, उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, यानी जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति करेंगे। ठीक है, उपसभापति का कार्य क्या है कि उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, या हम कहें कि सभापति की गैर मौजूदगी में, यहां पर जो उपसभापति होंगे वो राज्यसभा की अध्यक्षता करने का काम करेंगे। और जानिए, इनका निर्वाचन राज्यसभा के द्वारा होता है, इनका निर्वाचन होता है राज्यसभा के द्वारा। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, उपसभापति का जो कार्यकाल होता है सदस्य के रूप में, किसके? सदस्य के रूप में इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तथा ये अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति कौन थे? सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति। अगर इसने ये कह दिया कि राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो आप क्या कहोगे? सर यहां तो या तो इसमें सभापति ऑप्शन में लेकर आओ या उपराष्ट्रपति ऑप्शन में लेकर आओ। कई बार क्या करेगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा होगा कि राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देता है, और ऑप्शन में डालेगा उपराष्ट्रपति, सभापति नहीं डालेगा, उपराष्ट्रपति डालेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा कि दरअसल ये गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ये गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, यानी ये डबल रोल है। ये उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा में कभी सभापति के नाम से जाने जाते हैं और कभी जब बाहर आते हैं तो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये वही व्यक्ति है, चाहे सभापति कह दें हम राष्ट्रपति को, चाहे हम उपराष्ट्रपति कह दें, और उपसभापति सभापति को इस्तीफा देगा राज्यसभा के अंदर। बात क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। चलिए, एक अनुच्छेद 98 आता है 98, जिसके अनुसार क्या है? अनुच्छेद 98 में इसके अनुसार राज्यसभा तथा लोकसभा में एक महासचिव होगा। ये कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं होता। और जो महासचिव होता है इसका दर्जा कैबिनेट सचिव का होता है। सिर्फ आपसे एक सामान्य सा प्रश्न अच्छे एग्जामों में यह बन सकता है कि कैबिनेट सचिव, जो महासचिव है, महासचिव लोकसभा राज्यसभा में दोनों में एक महासचिव होता है। देखो, सभापति होगा,
उपसभापति होगा, एक उसी तरह से पद है महासचिव। ठीक है, महासचिव, इसका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 98 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 98 दोनों में देता है, लोकसभा में भी हमें अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव मिलता है और राज्यसभा में भी अनुच्छेद 98 के अनुसार ही हमें महासचिव मिलता है। इसकी पावर जो है एक कैबिनेट सचिव के बराबर है। यह प्रश्न एक बार अच्छे एग्जाम में पूछा गया था कि लोकसभा के महासचिव का दर्जा किस कैटेगरी का होता है, लोकसभा के महासचिव का दर्जा किस कैटेगरी का होता है, तब आप कहेंगे कैबिनेट सचिव के बराबर इस महासचिव का दर्जा होता है। तो एक ऐसा प्रश्न बना था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं और ये अनुच्छेद में किस में वर्णित है, ये अनुच्छेद 98 के अंदर वर्णित किया गया है। आइएगा देखिए, विपक्ष का नेता मैंने आपको जैसे बताया होगा छाया मंत्रिमंडल बताया होगा, जिसके बारे में मैंने बताया होगा कि जो विपक्ष पार्टी होती है वो भी अपने कुछ ऐसे मंत्री तैयार कर देती है जो सत्ता सरकार के पीछे लग जाती है उनके कार्यों में नकल निकालने के लिए, उनकी कमियों को ढूंढने के लिए, तो उसे छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। ऐसे एक विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। तो देखो, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नेता होता है, दोनों सदनों में, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। यानी अगर बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस को विपक्ष दल का नेता बनना है, मतलब उनके कामों में कमी निकालना है, विपक्ष का नेता बनना है, तो कम से कम जो लोकसभा के अंदर विपक्ष दल का नेता बनना चाहती है, तो मानो कि 545 हमारे यहां पर 545 क्या है, 545 हमारी लोकसभा में सीटें हैं, तो इसका 1/10 अगर कांग्रेस लेकर आ जाए, इसका 1/10 अगर कांग्रेस सीट लेकर आ जाए, भले सरकार ना बना पाए, तो वह विपक्ष में बैठने का काम करेगी। क्लियर है बात? 1/10, इसी को हम 1/10 ऐसे याद रख लेंगे, गणपूर्ति कोरम के लिए भी इतनी संख्या चाहिए। गणपूर्ति कोरम में बताऊंगा है क्या। तो 1/10 अगर कोई लेकर आता है तो वो क्या बन जाएगा, वो विपक्ष में बैठने के लायक बन जाएगा। और राज्यसभा में 245 का 1/10, 245 का 1/10। तो हम निश्चित रूप से एक बात समझ गए कि सर विपक्ष का नेता क्या होता है, कि विपक्ष का नेता कुछ नहीं होता, विपक्ष भी एक अपने यहां पर जो सत्ता पर सरकार होती है इसके विरोध में एक अपना कैबिनेट बनाती है, और जब वह कैबिनेट जब बना पाएगी तब 1/10 प्राप्त करेगी, जितनी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटें होंगी। 1/10 कितना होता है इस पर मैं बात कर लेता हूं, 25 और 55 पर भी लेकर आ जाता हूं। आइएगा, अतः हम कह सकते हैं कि विपक्ष का नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सीट होनी चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 सीट होनी चाहिए। यानी लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति 55 सीट लेकर आ जाता है तो विपक्ष में बैठने लायक हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी खुलकर काम कर रही है, तो उसके बाद 55 से भी कम सीटें आई, इसलिए कांग्रेस विपक्ष के अंदर पार्टी नहीं बन पाई। तो निश्चित समझ जाइएगा कि विपक्ष का नेता क्या मतलब होता है। राज्यसभा के अंदर, अभी राज्यसभा के अंदर हम कह सकते हैं कि अभी विपक्ष का नेता है गुलाम नबी आजाद, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। राज्यसभा के अंदर अभी कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। लोकसभा के अंदर कोई भी विपक्ष का नेता इस समय बीजेपी का नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर 55 सीट आप नहीं लेकर आओगे तो आप विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये विपक्ष का कॉन्सेप्ट आया था विपक्ष का नेता, तो 4 लोकसभाओं तक तो कोई भी पार्टी नहीं थी जो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के सामने टिक पाई। चौथी लोकसभा में आकर जब कहीं ये लोग जाकर विपक्ष की पार्टी को बनकर आई थी, जैसे सुपड़ा साप यहां पर है, ऐसे 4 लोकसभा तक रहा था। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता जो बने उनका नाम था राम शुभम सिंह। लगाइएगा इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से, ये अच्छे प्रश्न होते हैं कि जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि ये बताओ कि विपक्ष का नेता उस पार्टी का नेता, उस पार्टी का व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा के अंदर कुल सीटों का 1/10 प्राप्त करे। और फिर पूछे बताओ पहला कौन व्यक्ति था जो विपक्ष का नेता बना, तो आप कहेंगे कि लोकसभा के अंदर जो पहला विपक्ष का नेता बना उसका नाम था राम शुभम सिंह। कौन? राम शुभम सिंह पहला विपक्ष का नेता बनने का इन्होंने काम किया था। अगर आगे बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के अंदर प्रथम विपक्ष का नेता कौन बना, तो श्याम नंदन मिश्रा ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार
राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता बनने का काम करेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। वर्तमान के अंदर मैंने कहा कि सर लोकसभा के अंदर तो कोई विपक्ष का नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे 55 सीटें भी नहीं आई विपक्ष वालों से। तो सर राज्यसभा के अंदर कौन है विपक्ष का नेता? तो एक नेता ध्यान रखिएगा, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद इंपोर्टेंट, ये वाला प्रश्न आपके लिए काफी अच्छा खासा हो जाता है कि राम नबी आजाद जो है ये विपक्ष का नेता होंगे और कहां पर? राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता रहने का काम करेंगे। बात क्लियर है दोस्तों? बात क्लियर है या नहीं? फिर सिर्फ इतना बताओ। चलिए अभी मैं सिर्फ बेसिक तैयार कर रहा हूं संसद के बारे में। जो ऐसे टर्म होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं उनको क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजों पर लेकर चलूंगा, सारी बात बताऊंगा। अगर लोकसभा पढ़ाऊंगा तो लोकसभा के बारे में पूरा विश्लेषण कर दूंगा। लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या पावर होती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है। राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो सचिन तेंदुलकर अगर यहां पर 12 सदस्यों में चुने गए, जबकि आप तो कहते हो सर सामाजिक क्षेत्र का होना चाहिए, विज्ञान क्षेत्र का होना चाहिए, कला क्षेत्र का होना चाहिए, समाज से भी होना चाहिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक भी इनमें से प्रतिभा नहीं रखते। वह तो खेल से समझते, तो खेल तो इसके अंदर जोड़ा ही नहीं गया है। तो सचिन तेंदुलकर को आखिरकार राज्यसभा में क्यों जोड़ दिया गया? इन बहुत सारी चीजों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आइएगा, सदन का नेता कौन होगा सर? पहले टर्म्स पर ध्यान बात कर लें। सदन का नेता, तो देखो सदन का नेता से अभिप्राय यह होता है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं। किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं यदि मंत्री लोकसभा का सदस्य हो। यानी कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सदन का नेता किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सदन का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री को कहा जाता है, लेकिन सदन का नेता प्रधानमंत्री चाहे तो जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर जीतकर आया है, सदस्य बना है, राष्ट्रपति फॉर्मेलिटी के तौर पर, प्रधानमंत्री फॉर्मेलिटी के तौर पर उस व्यक्ति को सदन का नेता बना सकते हैं। तो सदन का नेता क्या होता है? सामान्यतः हमने कहा कि प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जगह किसी और व्यक्ति को भी यहां पर बिठा सकते हैं, किसी और व्यक्ति को भी, किसी और मंत्री को भी यहां पर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लोकसभा के अंदर सदस्य होना चाहिए, तब उसी व्यक्ति को सदन का नेता बनाएंगे। तो सदन का नेता क्लियर होगा, क्योंकि इन टर्मों का मैं प्रयोग करूंगा आगे। जब मैं कहूंगा सदन के नेता के पास ये शक्ति, तो अब आप कहोगे सर सदन का नेता क्या होता है? तो पहले यही सारा बेसिक क्लियर करके चलेंगे, जिससे आगे जब इन टर्मों का यूज में आगे कर रहा हूं तो आपको समस्या ना होनी चाहिए। आएगा, चलिए। लेकिन देखिए, जो सदन का नेता मैंने यहां पर प्रयोग किया ना, उससे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि विधान में यानी विधानसभा जो है, यानी हम कहें कि लिखित में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन सदन के नियम एवं विधि में इसका उल्लेख है। यानी सदन का नेता, जो मैंने आपसे अभी एक शब्द प्रयोग किया, सदन का नेता, तो सदन का नेता जो है ना, ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। संविधान में इसके बारे में कोई भी बात नहीं है। इस बात को अपने माइंड में आप सेट रखेंगे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं विधि और नियम में इसका प्रयोग किया जाता रहता है सदन के नेता के बारे में। आगे इसके बारे में हम बहुत बात करने वाले। आइएगा, संसद का नेता क्या होता है? तो देखो, संसद के नेता की बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना विहिप होता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो। अब ध्यान से समझो विहिप क्या होता है। ये विहिप मुझे आपको, संचालक इसे कहते हैं, विहिप मुझे आपको समझाना है। देखो, मानो संसद के अंदर किसी चीज पर वोट होनी है, संसद पर किसी चीज पर वोट होनी है, और वो जो वोटिंग होनी है किसी बिल पर होनी है, और मानो कि बीजेपी जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी क्या करती है कि बीजेपी को वो बिल पास कराना है या फेल कराना है या जो भी कराना है, ठीक है। अब मानो बीजेपी के जो सदस्य हैं टोटल, मान लीजिए कि उस समय सदन में बैठे हुए मान लीजिए 545, मान लीजिए पूरी की पूरी सीटें 545 बीजेपी की हैं। अब 545 लोगों के पास जाकर नरेंद्र मोदी जी तो इस बात को कहेंगे नहीं कि भाई आपको ये बिल पास करवाना है या फेल करवाना है, इस बिल पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, हम एकजुट होकर कैसे करेंगे। क्योंकि मानो सुबह कोई बिल आना है और आज की सरकार को यह नियम लेना है कि इस बिल को पास करवाना है, फेल करवाना है, तो यहां पर नरेंद्र मोदी तो इस काम को करेंगे नहीं कि सबको फोन कर करके बताएं कि भाई कल आपको इस तरह से वोटिंग करनी है। तब एक विहिप चुना जाता है, क्या संचालक या विहिप चुना जाता है। इसका काम यह होता है कि उस सरकार के, उस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उन सबको इस बात की जानकारी देना, उन सब लोगों को बताना कि वोट कहां करना है। इसी शब्द को विहिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहिप कहा जाता है। तो ध्यान से समझ गए होंगे, ये आपका हर राजनीतिक दल के अंदर होता है, जो हर संसद को, जो सांसद होता है
जो जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जाकर व्यक्ति बैठेंगे उन सभी व्यक्तियों को इस बारे में बताया करेगा कि पार्टी इस बारे में क्या निर्णय ले रही है। इसको व्हिप कहते हैं, थोड़ा सा सामान्य भाषा में, देसी भाषा में आप समझ सकते हैं। और ये विपक्ष में भी होता है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों में होता है। व्हिप शब्द आपसे पूछा जा सकता है क्या होगा, तो आप कहें कुछ नहीं होगा, जो पार्टी के सभी लोगों को एकत्रित करने पर सूचना देने का काम करेगा उसको संसद में व्हिप कहा जाता है। आइएगा, इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों, यानी व्हिप जो होगा इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों के सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। मतलब ये सहायक नेता मतलब वही हो गया कि सभी सदन में सहायता करने का काम करेगा, सहायक के रूप में काम करेगा। तो व्हिप में आगे प्रयोग करूंगा या एग्जाम में पूछा जाए व्हिप क्या होता है तो आप आराम से इसका आंसर लगाएं। चलिएगा और जानिएगा, यह संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। देखो आ गई ना भाई बात, यह संसद में अपने दल के सदस्य होते हैं उनके व्यवहार पर नजर रखता है, कौन कहां कैसे चल रहा है, किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, वोट कहां कर रहा है। पहली बात व्हिप की, संबंधित सदस्यों पर व्हिप के निर्देशों का पालन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये आपको सामान्य चीज है, इसके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं आगे की चीजों को। इसका उल्लेख पद का उल्लेख संविधान में, ना तो संविधान में है और ना ही सदन के नियमों में है। यह सिर्फ पार्टी अपनी सुविधा के लिए व्हिप शब्द को बनाती है, जो मैंने आपके सामने अभी बताया। इसका संविधान में कोई उल्लेख है नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको जब ये वाला चार्ट दूंगा, इस चार्ट को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो मैं आपको सभी को टाइम पर दे दूंगा, ठीक है। और आज अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बड़ी समस्या आपने मतलब ऐसे दिया, तो ध्यान रखिएगा, आज की मैं डेट बता देना चाहता हूं। आज की डेट है 21 है, शायद 21 तारीख है ना, 21 तारीख है, हाँ 21 तारीख है, 21 जनवरी है और टाइम हो रहा है 10:39। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टाइम से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर मतलब वीडियो आपने पहले का दे दिया, रिकॉर्ड दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। इससे आप ध्यान रखिएगा कि अभी बिल्कुल आपकी 10:30 से क्लास होती थी, 10:40 पर मैंने रेडी कर दिया, आज पहले से ही लगा हुआ था। अब आपको एकदम टाइम पे ये वीडियो देकर काम आपका तमाम कर दूंगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।